आज हम अपने 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हमको समझना है कुछ एक, चूँकि आप इकोनॉमिक्स रिलेटिवली आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आखिर व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की ओरिजिन कहाँ से हुई। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके मेनली दो पार्ट हैं या दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को पढ़ने और जिन क्वेश्चंस को वो डील करता है उसके आधार पर भी इकोनॉमिक्स के दो दो पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमको आज के लेसन में हम डील करेंगे कि आखिर इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है मॉडर्न टाइम में आज तक यहाँ तक है तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स जो इसका नाम है वो नाम कहाँ से मिला, इन्हीं सारी बातों पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बात करें आखिर व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक इज़ अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले ए रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी। मतलब क्या हुआ कि एक इकोनॉमी क्या है? एक कलेक्टिव, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें कई सारे लोग हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें प्रोड्यूसर है, उसमें कंज्यूमर है, उसमें गवर्नमेंट है, उसमें फर्म्स हैं, कई सारे लोग हैं। और वो सब मिलके क्या करते हैं, या तो जो एक रोल प्ले करते हैं कि इनमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी। तो जो भी इकोनॉमी है उसके अंदर कई सारे पीपल हैं या कई सारे लोग हैं जो सब मिलके क्या करते हैं, पूरे जो भी जितनी भी गुड्स एंड का प्रोडक्शन होता है उनका प्रोडक्शन करते हैं, साथ साथ उन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्केट में होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस कई सारे मार्केट उसके लिए क्रिएट किए जाते हैं और सारी चीज़ें उसमें होती हैं। एक अब जो इकोनॉमीज़ हैं, इकोनॉमीज़ डिटरमाइंड हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये कौन डिसाइड करता है? वो जो इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में कई सारे लोग होते हैं तो वही सारे डिसाइड करते हैं कि जो भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्शन सबके पास पहुंचता कैसे, उसके लिए लोग ख़रीदते हैं उसको, जिसके पास जितनी परचेजिंग पावर होती है उसके लिए जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करना उतना आसान होता है। तो ये एक नियम है सोसाइटी में, एक इकोनॉमिक नियम है कि मनी जो है सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। तो ये सारे नियम किसने बनाए? ये सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमने बनाए हैं इन सारी चीज़ों को। तो वो क्या हो गया, ये डिसाइड कौन करता है कि जो भी मेंबर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबकी प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं एक इकोनॉमी में, एंड दे इवन डिटरमाइन व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी ट्रेडेड एंड बार्टेड फॉर दोज सर्विसेज एंड गुड्स। साथ साथ ये इकोनॉमी के अंदर जो है ट्रेड की जो बात है, जो भी ट्रेड का क्राइटेरिया है वो भी डिसाइड होता है कि किस वस्तु के बदले कौन सी वस्तु ट्रेड होगी, या कि हर वस्तु की प्राइस कितनी। अगर एक देश से में इतना प्रोडक्शन होता है तो वो दूसरे देश से कुछ जो प्रोडक्शन नहीं होता है वो कहाँ कैसे मंगाएगा। सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ हैं और किससे रिलेटेड है, या मनी से या प्रोडक्शन गुड्स के प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, उन्हीं सारे सिस्टम को मिलाकर क्या कह दिया गया है? इकोनॉमी कही गई है। अब ये इकोनॉमी कहीं भी हो सकती है, एक छोटे से गांव लेवल पर भी इकोनॉमी हो सकती है, वहाँ पर भी कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या इकोनॉमी कहीं बड़े लेवल पे, किसी ज़िले लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे, या पूरे वर्ल्ड लेवल को, पूरा वर्ल्ड भी एक इकोनॉमी हो सकता है, इंडिया भी एक इकोनॉमी हो सकती है। ये कई सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? ऐसे सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स की प्राइसें डिसाइड होती हैं और गुड्स के ट्रेड होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमी जो है मेनली तीन टाइप की है। जैसे हमने बात की थी कि इकोनॉमी डिसाइड करती है, इकोनॉमी डिसाइड कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज पहली बात तो प्रोड्यूस हो रही हैं और साथ साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस प्रोडक्शन पे किसका अधिकार है, या प्रोडक्शन को कौन नियंत्रित करता है, कौन से नियम चलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन पे किसका अधिकार है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उन टाइप्स के आधार पर इकोनॉमीज़ को मेनली जो भी वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जो भी वर्ल्ड में मेजर जो नियम कानून हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, उसके आधार पे इकोनॉमी को तीन इकोनॉमीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी।
या इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकनॉमी या पूंजीवादी इकनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पर सारे जो भी प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो राइट्स हैं वो सारी चीज़ें किसके हाथ में है? इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में, कैपिटलिस्ट के हाथ में, पूंजीपति के हाथ में। वही डिसाइड करेगा कि वो उसको क्या प्रोड्यूस करना है, वो जो प्रोड्यूसर है वही डिसाइड करेगा उसको कौन सी वस्तु प्रोड्यूस करनी है, और मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट में वस्तुओं की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी कि मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस कितनी। मतलब इस जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि आप गवर्नमेंट ये नियम लगा देगी कि केवल इतनी वस्तुएं प्रोड्यूस की जा सकती हैं या सबको कम दामों पे वस्तुएं देनी है। ये सारी चीज़ें नहीं होती। सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट इकनॉमी में किसके हाथ में होती हैं? मार्केट के हाथ में होती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे और बाद में पढ़ेंगे कि आखिर मार्केट के हाथ में चीज़ें कैसे होती हैं, डिमांड और सप्लाई में, तब फिर गुड्स की प्राइसेस कैसे डिफाइन होती हैं। इसमें केवल ये समझना है कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का रोल जो है वो ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट का काम केवल और केवल एक पहरेदार की भूमिका में होता है कि वो बाहर से जो अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है उनको पहरेदारी करे कि ऐसा ना हो कि कोई जो है कंपटीशन जो है क्या कहते हैं उस जो भी कंपटीशन है वो अनफेयर ना हो, फेयर कंपटीशन चले और ऊपर से सिक्योरिटी व्यवस्थाएं बनी रहें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथली चल सकें। तो गवर्नमेंट का काम केवल इतना होता है। सेकंड टाइप के ये सी इकनॉमीज़ यूएसए और जो यूरोप के कई सारे देशों में ऐसी इकनॉमीज़ पाई जाती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें किसके हाथ में होती हैं? मार्केट के हाथ में होती हैं, प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। सेकंड होता है सोशलिस्ट इकनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी का मतलब ये है कि सेंटर जो है, जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारी प्लानिंग करती है। इसी कारण से इसको सोशलिस्ट इकनॉमी कहा गया। समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है उसके हाथ में सारे पावर हैं, सारे डिसीजंस हैं कि सरकार जिस गुड्स का चाहेगी उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा, या आपको लाइसेंस देगी, या आपको परमिट देगी। साथ साथ सरकार ही प्राइसेस डिसाइड करेगी कि कौन सी गुड्स जो है, कौन सी वस्तु कितने प्राइस में बिकेगी। तो सोशलिस्ट इकनॉमी क्या होगी? कैपिटलिस्ट इकनॉमी के पूरी तरीके से उल्टी होगी। कैपिटलिस्ट इकनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। सोशलिस्ट इकनॉमी में सारा के सारे डिसीजन पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद होता है थर्ड इकनॉमी, जो कि इंडियन इकनॉमी टाइप की है। यहाँ पर दोनों जो है कैपिटलिस्ट इकनॉमी के भी कुछ फीचर्स हमने लिए और सोशलिस्ट इकनॉमी के भी कुछ फीचर्स हमने लिए, और उन दोनों को मिलाकर जहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट का रोल है सोशल वेलफेयर के लिए, और साथ साथ बिजनेस जो इंडिविजुअल हैं उनको भी अपने राइट्स हैं, अपनी छूट है प्रोडक्शन प्रोसेस और वो कई सारी चीज़ों में। तो ऐसी इकनॉमी को मिक्स्ड इकनॉमी बोला जाता है। तो ये तीन तरीके के देशों के आधार पर जो भी देश हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, उनकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, उस हिसाब से टोटल सारी इकनॉमीज़ को तीन तरीके की इकनॉमीज़ में डिवाइड किया गया। पहला है कैपिटलिस्ट इकनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड है सोशलिस्ट इकनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, और थर्ड है मिक्स्ड इकनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन तरीके की इकनॉमीज़ हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इकनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स क्या है? जो इकनॉमी है उन्हीं सारी चीज़ों को जो ब्रांच है, जो पढ़ने वाली ब्रांच है, जिस सब्जेक्ट में हम इकनॉमी को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को इकनॉमिक्स कह देते हैं। नॉर्मल सी बात है। हमने बात की इकनॉमी क्या है, वो सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें वो इकनॉमी है। तो जिस सब्जेक्ट के जिस ब्रांच में या जिस सब्जेक्ट में हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को बोलते हैं इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, और इकनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। सोसाइटी में क्या होता है? रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हमारे पास, अर्थ एक ही है और उस पर जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हों, सब खत्म होने वाले हैं, सब एग्जॉस्टेबल हैं। कई सारे रिसोर्सेज हैं जो मतलब जनसंख्या हमारी क्या है? हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। सबकी नीड्स को, जैसे गांधी जी का था कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे कि हमारी सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्स हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो, जो जितने भी रिसोर्स हैं सबकी एक लिमिट है। खेत पे जो कुछ प्रोडक्शन होगा तो उसकी एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स यही करता है कि जो सोसाइटी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे हम अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ करें।
उस यूज़ को कैसे सोसाइटी में ये बैलेंस बना रहता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उनके बीच में कैसे बैलेंस बनता है और कैसे उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है हम अपने वेलफेयर के लिए। उसको पढ़ने की जो स्टडी करने का जो ब्रांच है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात है जो इकोनॉमी का काम है, इकोनॉमी के अंदर जो सिस्टम है, जो चीज़ें होती हैं, वो प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, सर्विसेज होती है, उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ता है ये सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स फोकसेस हैवली ऑन फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। टोटल 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो इन 4 चीज़ों को कंबाइन करना होगा। कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो आपको उसके लिए एक जगह पे एक कोई ज़मीन चाहिए होगी, चाहे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है, चाहे आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, सबके लिए एक ज़मीन चाहिए होगी, कुछ लेबर वर्क चाहिए होगा, वर्क फोर्स चाहिए होगी, कुछ पैसे चाहिए होंगे या कैपिटल चाहिए होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सके। और अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं, जो चांसेस होते हैं लॉसेस के, उस रिस्क को बियर कर सके। तो ये सारी बातों को जो पढ़ने का जो सब्जेक्ट है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है या इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला है इको इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकस मीनिंग हाउस। इको जो है इकोनॉमिक्स में जो इको है उसका मतलब उसको ग्रीक के एक वर्ड से लिया गया जिसको ओइकस कहते हैं और उसका मीनिंग होता है हाउस। नॉमी का मतलब है, नॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नॉमस मीनिंग मैनेजमेंट। तो 2 ग्रीक वर्ड हैं, ओइकस और नॉमस, और इन्हीं दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है इको और नॉमिक्स या इकोनॉमी। और ओइकस का मतलब होता है हाउस और नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम कहें तो इकोनॉमिक्स क्या एक सब्जेक्ट है जो हाउस के मैनेजमेंट को डील करता है। हाउस का मैनेजमेंट कैसा, वो बजट का मैनेजमेंट है। बस स्टार्ट होता हाउस मैनेजमेंट से, धीरे धीरे करके ये देश के मैनेजमेंट और पूरी इकोनॉमी के मैनेजमेंट तक आ गया। हाउस का मैनेजमेंट कैसा मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है वो किसका है, फाइनेंशियली मैनेजमेंट है। हम हर के सबके घर में या सबके हाउसेस में जो भी खर्चे होते हैं या जो भी इनकम होती है उसकी भी एक लिमिट है, इनकम की एक लिमिट है। और हमारे खर्चे बहुत सारे हैं और तो हम क्या करते हैं, अपने घर में भी हम एक बजट बनाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी प्रायोरिटी में है, किसको हमको पहले ख़रीदना है। तो वहाँ भी एक मैनेजमेंट चलता रहता है। हमारा बजट जो है वो लिमिटेड होता है, हमारे रिसोर्सेज, हमारी सैलरी जो है लिमिटेड होती है, लेकिन खर्चे या नीड्स जो हैं कई सारे तरीके के खर्चे होते हैं। तो हम हाउस में भी मैनेजमेंट करते हैं कि जो ज़रूरत है, पहले खाने पीने का सामान 2 टाइम खाना मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, वो और प्रायोरिटीज़। उस भी प्रायोरिटीज़ के बाद हमारी फिर और प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर ऐसे करके हमारी नीड्स होती हैं। तो हम हाउस में भी अपनी एक प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। तो यही बात है इकोनॉमिक्स की। था ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स मीन मैनेजमेंट ऑफ होम, घर का कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अब इस सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिन मानते हैं या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे 18वीं शताब्दी के आसपास, और उनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट सी बुक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। एडम स्मिथ की बुक है और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके बाद कई सारे और इकोनॉमिस्ट के नाम आते हैं। इसके बाद एक नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सा नाम आएगा जॉन मेनार्ड कीन्स का, जिनको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी और इकोनॉमिक्स के ओरिजिन में कई सारे इकोनॉमिक्स के नाम हैं। वो जब हम आगे धीरे धीरे इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और कई सारे लोगों के नाम से हम परिचित होंगे। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक्स के जो मेन 2 पार्ट हैं या दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड मिक्रो से बना है जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, और दूसरा है मैक्रो जो कि एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो 2 चीज़ें क्लियर होंगी कि माइक्रो मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा। अब इसमें समझना क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट। पर्टिकुलर, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी बात आएगी एक पर्टिकुलर मार्केट की बात आएगी, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी की बात आएगी। मतलब इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी में कई सारे प्लेयर हैं, एक प्रोड्यूसर है,
कंज्यूमर है, एक गवर्नमेंट है, कुछ कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ चलती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर एक जो इंडिविजुअल है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है एक किसी इकनॉमी के अंदर, एक किसी बड़े एरिया के अंदर, तो हम उसमें हो सकता है किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ें, या किसी एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ें, या केवल कंज्यूमर के बारे में पढ़ें, केवल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ें, या इकनॉमी के अंदर ढेर सारे मार्केट होते हैं, उसमें किसी एक मार्केट के बारे में पढ़ें। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट ऑफ इकनॉमी के बारे में बात करता है, पूरी इकनॉमी के बारे में बात नहीं करता है। इकनॉमी के अंदर जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं, उनके जो सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, उनके बारे में इंडिविजुअली बात करता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। जैसे एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कोई व्यक्ति है जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो क्या चाहेगा, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका केवल काम एक ही होगा कि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाए। कोई भी व्यक्ति जो मार्केट में जाता है, प्रोडक्शन करने जाता है, या प्रोड्यूसर बनता है, फैक्ट्री लगाता है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। तो जैसे अगर हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ने लगे, तो हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रोड्यूसर जो है अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम कर सकता है, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ क्या होंगी, कौन कौन से टर्म उसको ध्यान में रखने होंगे, तब उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सकेगा। वहीं पे अगर हम एक कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर जो है उसका काम क्या होता है, वो सोचता है कि कम से कम पैसे में, या जितने उसके पास पैसे हैं, जितना उसका बजट है, उसमें वो अधिक से अधिक जो है अपना सेटिस्फेक्शन ले ले, अधिक से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर ले। तो वहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम हो गया, दोनों कंट्राडिक्ट। प्रोड्यूसर चाहेगा कि अधिक से अधिक प्राइसेस लेके कम से कम वस्तुएं दूं, तब मुझे प्रॉफिट होगा, और कंज्यूमर चाहेगा कम से कम प्राइसेस देके अधिक से अधिक वस्तुएं लूँ, तब मेरा प्रॉफिट होगा। तो दोनों के लिए इंडिविजुअल जो है, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि उसको कौन कौन से काम करने चाहिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, और अगर हम कंज्यूमर के लिए पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसको कौन कौन से काम करने चाहिए अपने सेटिस्फैक्शन को, या अपनी जो नीड्स हैं उनको मैक्सिमम अमाउंट तक फुलफ़िल करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको उनके जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट लुक एट इशूज सच एट कंज्यूमर बिहेवियर, है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल लेबर मार्केट है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या जो लेबर है, जो हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं मार्केट में। अगर आप कोई लेबर हायर कर जाते हैं तो उसके पर डे की कितनी मजदूरी है, वो सारी चीज़ें भी, मजदूरी भी फिक्स होती है, और सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। मार्केट जो जिस मार्केट में लेबर्स की खरीद बिक्री होती है, सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक अलग सा मार्केट होगा, लेकिन जहाँ पर जो लेबर्स हैं वो अपनी सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे नेगोशिएशन करते हैं कि हाँ आप हमारे यहाँ इतने देर काम कीजिए, इतने पैसे मिलेंगे। आप लेबर कहेगा नहीं हमको और पैसे चाहिए, तो वो सारी जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको लेबर मार्केट बोलते हैं। या थ्योरी ऑफ फर्म्स का मतलब वो जो प्रोड्यूसर है, जो एक फर्म है, एक जो प्रोड्यूसर व्यक्ति है जो अपना प्रोडक्शन करता है, उसकी बिहेवियर किस बात पर डिपेंड करता है। तो ये सारे इशूज़ किसके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। सेकंड पे आता है मैक्रो, जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्सिडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, अभी तक हमने बात की माइक्रो में कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिफरेंट सेगमेंट्स को नहीं पढ़ता, वो क्या करता है पूरी इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर पूरी इकोनॉमी का बेनिफिट कहाँ पे, पूरे देश का बेनिफिट कहाँ पे है। हमने ये नहीं पढ़ा कि प्रोड्यूसर का बेनिफिट कहाँ पे है, या कंज्यूमर का बेनिफिट कहाँ पे, या एक मार्केट का बेनिफिट कहाँ पे, नहीं। हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है कि पूरी इकोनॉमी का बेनिफिट कहाँ पे है। ये क्या करता है, एग्रीगेट के वेरिएबल्स को डील करता है। जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति का डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में जितने प्रोड्यूसर्स हैं, इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर हैं, सबके द्वारा कितनी सप्लाई की गई, या इकोनॉमी में जितने कंज्यूमर हैं सबके द्वारा कितनी डिमांड की गई। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, या एक फर्म के आउटपुट पे हम नहीं आएंगे। एक फर्म के आउटपुट का मतलब क्या होगा कि वो इतना आउटपुट करेगा जिनसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, लेकिन वो नेशनल इनकम के लिए बेनिफिट नहीं है। जब नेशनल आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारी इकनॉमी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमको जिस सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं, पूरे नेशनल आउटपुट के, नेशनल इनकम को, इन्फ्लेशन, कई सारे जो टॉपिक्स हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ने का काम किस में होता है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमी। तो दो ब्रांच हो गए, एक हो गया माइक्रो। माइक्रो क्या करता है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ता है, और मैक्रो क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद है एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके 3-4 पॉइंट्स हैं,
उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। पॉइंट वाइज हमको दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने होंगे। जैसे अभी जो बातें हमने डिस्कस की हैं केवल उन्हीं सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख देना है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट सच एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, जो इकोनॉमिक के अंदर सेगमेंट्स हैं, उनके अपने डिसीजन को या उन लोगों के बारे में पढ़ता है, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो या एक कंज्यूमर हो, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विथ एग्रीगेट्स एंड एवरेज ऑफ इंटायर इकोनॉमी। ये पूरे इकोनॉमी के एवरेज के बारे में या एग्रीगेट के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। इसके एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सेविंग या इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसके सब्जेक्ट मैटर है। इसके बाद है सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट टेक्स अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ होल इकोनॉमी। या होल इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री एज ए होल। ये हो गया। थर्ड है इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट, जब हम किसी वस्तु की जो प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई करता है या मार्केट में कितनी डिमांड है, और उस वजह से किसी वस्तु की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है, जैसे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि क्या वस्तुओं की सारे वस्तुओं की एवरेज प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है वो आगे टॉपिक्स में है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी ये वस्तुओं की प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी, ये पूरी नेशनल इनकम की बात करता है। फिर इसके बाद वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट है। इट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन गोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर का गोल है कि मैक्सिमम सेटिस्फाई या मैक्सिमम बेनिफिट, जो कंज्यूमर का गोल है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम बेनिफिट, या जो प्रोड्यूसर का गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट, उन सारी चीज़ों को डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंटायर इकोनॉमी के ग्रोथ के प्रोसेस को डील करता है। इट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंटायर इकोनॉमी। तो ये दो डिफरेंस हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पर पूरी इकोनॉमिक में या इकोनॉमिक जो थ्योरीज़ हैं, इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और सेकंड होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जिसमें फैक्ट्स होते हैं, जिनमें डाटाज होते हैं, हम कहीं से डाटा इकट्ठा करते हैं कि इतना प्रोडक्शन हुआ या इतनी सप्लाई हुई, ये सारी चीज़ें होंगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर्स को डील करता है कि इकोनॉमी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए थ्योरीज चलती हैं। केवल कोई इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको ख़त्म कैसे किया जाए। या बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, चूँकि ये फैक्ट्स पे या डाटाज पे रिलेटेड होता है, तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा, सबके जो कंक्लूजन्स हैं वो सेम होंगे। अगर इतने डाटा लिखा हुआ है, हमको इतना एवरेज पता करना है और हमको ये पता करना है कि किसी वस्तु की प्राइस मार्केट में क्या चल रही है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं तो इसको कम करने के तरीके क्या होंगे। अब ये तरीके हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि ये करो तो प्राइसेस कम होंगे, या कोई कहेगा दूसरी चीज़ें करो तो प्राइसेस कम होंगे। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि अगर प्राइस जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, थ्योरीज़ होती हैं, लोगों के अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं, उन सारी चीज़ों को जिस ब्रांच में हम समझते हैं उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर बात करें दोनों के डिफरेंस के बाद में, तो पहला मीनिंग है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। ये इकोनॉमिक्स है जो मेनली किस पे बेस्ड होता है, डाटास पे और फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। सेकंड है दो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑफ वैल्यू, ओपिनियन एंड जजमेंट। यहाँ क्या होगा, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, डाटाज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो कई सारे डाटा समझेंगे, फैक्ट्स को पढ़ेंगे और उस फैक्ट्स और डाटाज का यूज़ करके हम कोई कंक्लूज़न निकालेंगे। ये जो दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो वैल्यूज़ होती हैं, उसमें ओपिनियंस होते हैं, लोग जजमेंट देते हैं, अपने अपने ओपिनियन रखते हैं उसमें। उस तरीके की इकोनॉमिक्स स्टडी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दोनों का नेचर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है,
अगर कोई समस्या आई है या कोई फैक्ट्स को हमने पढ़ा तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उन प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको हल करने के लिए अपने उपाय बताता है। और उपाय कैसे हो सकते हैं? वो ओपिनियंस में आएंगे, वो जजमेंट में आएंगे। हर व्यक्ति का उपाय या ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, हर व्यक्ति का तरीका डिफरेंट हो सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता क्या है? ये करता है एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही या कंज्यूमर जो है गुड्स को खरीद नहीं रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करेगा? इसके कॉज और को समझने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि अच्छा मार्केट में शायद लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को वो अपने डाटास कलेक्ट करेगा कि क्या लोगों के पास पैसे नहीं है, मार्केट में लोन ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है या लोगों की सैलरीज कम हो रही हैं। उन सारी चीज़ों को से वो उसका कॉज निकालेगा और फिर जो आज के टाइम में स्थिति है उसका कॉज पता करेगा। या आज के टाइम की अगर कोई स्थिति है, उसने देखा कि मार्केट में उसने डाटास कलेक्ट किया कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है या लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी तरीके से लोगों की सैलरी बहुत बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने सबकी सैलरीज बढ़ा दी, तो वो क्या करेगा? इफेक्ट बताएगा कि अगर लोगों की सैलरी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब चीज़ें ये होंगी। यह किस पे बेस्ड हुआ? फैक्ट्स पे बेस्ड हुआ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? वैल्यू जजमेंट करता है, वो केवल और केवल जजमेंटल और ओपिनियंस पास करता है, उसके पास कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम कोई कहे कि इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम है तो 4 लोग अपने अलग अलग तरीके देंगे, तो किसी के पास ये नहीं होगा कि हाँ ये ओपिनियन जो है एकदम सही है या यही काम करेगा। हो सकता है कि वो काम करे या हो सकता है वो काम ना करे। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ऐसे क्वेश्चंस पे या ऐसे इकोनॉमिक क्वेश्चंस पे जैसे होता है व्हाट इज़, या क्या प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम क्यों है प्रॉब्लम, या जो भी डाटाज हैं उसमें समस्याएं कहाँ आ रही हैं। ये कौन से क्वेश्चन को डील करता है? व्हाट एक्चुअली इज़। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डील, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको डील कौन करेगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। आखिर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए में जब हम किसी से पूछेंगे कि ये समस्या है क्या होना चाहिए, तो 4 लोग 10 लोग होंगे, हो सबके ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होंगे। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा व्हाट एक्चुअली इज़, क्या है ये, या ये प्रॉब्लम क्या है, या किसी वस्तु की मार्केट में प्राइस क्या है, या किसी वस्तु या किसी फैक्टर की मार्केट में प्राइस क्या है, सप्लाई कितनी हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको अगर सारे इकोनॉमिक्स से पूछा जाए तो सबके डाटास ने एक ही जगह से कलेक्ट किया तो सबके आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे कि मार्केट में इतनी वस्तु की प्राइस है। ये कौन सी इकोनॉमिक्स हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। और यही सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। हमको मेनली किस पे फोकस करना है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है।